हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश कुमार यादव यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे पाचन क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले पाचन होता क्या है, किस तरह से मानव शरीर में संपन्न होता है। तो पाचन, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन का डिफिनेशन जानते हैं। तो पाचन का डिफिनेशन, पाचन जटिल अघुलनशील पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है, या जल और एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़ी टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाचन कहलाता है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है मानव शरीर में, हमारे शरीर में 5 चरणों के अंतर्गत संपन्न होता है। पहला होता है इनगेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्बेशन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है डिफेक्शन। इन 5 चरणों के अंतर्गत ही भोजन का पाचन होता है मनुष्य के शरीर में। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो यह हमारा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, यह हमारा जो आहार नाल है, टोटल जो इसका लेंथ होता है 9 से 12 मीटर का होता है, और 9 से 12 मीटर का पूरा हमारा आहार नाल होता है। इस 9 से 12 मीटर में हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट से किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले जो भोजन का जो पाचन क्रिया होती है प्रारंभ होता है मुख गुहा से, और जब भोजन मुख गुहा में जाता है, मुख में जाता है, वहाँ दांत की सहायता से भोजन का जो बड़ा टुकड़ा होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे पहले मुख गुहा में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मुख गुहा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो जाता है। पुनः धीरे धीरे जब भोजन और आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ होता है फेरिंक्स, ग्रसनी से भोजन और आगे बढ़ता है ईसोफेगस में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर ईसोफेगस में, ग्रास नली में भोजन का पाचन हो, भोजन का पचने की क्रिया अगर इसमें संपन्न हो, तो उस कंडीशन में मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। क्योंकि यहीं से, इस गले से ही श्वास नली जुड़ी हुई होती है। श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक साथ जुड़ी होते हैं। अगर इसमें भोजन का पाचन हो तो मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। पुनः भोजन इसके पहले और आगे की तरफ बढ़ता है। यह जो पोर्शन, इसे हम तंतुपट कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, जो उदर और वक्ष को बांटने वाला एक पट होता है। उसके बाद जस्ट नीचे भोजन हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और भोजन जाता है आमाशय में। भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो भोजन, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, निकलते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यहाँ भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। जब भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है तो सबसे बड़ा यहाँ उसका काम है, भोजन के माध्यम जब अम्लीय हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भोजन हमारा सड़ने और जीवाणुओं से उसकी रक्षा करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। जो पेप्सिन होता है यह पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो रेनिन होता है यह दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। पुनः भोजन जब हमारा आगे बढ़ता है उसके पहले लीवर से स्रावित होता है पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। प्रतिदिन एक मनुष्य के शरीर से नियर अबाउट 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस रिलीज करता है लीवर, और पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में, बाइल जूस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। पुनः जब यहाँ भोजन आता है तो यहाँ से आने के बाद जो पित्त रस होता है, पित्त रस का जो माध्यम होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, यह पूर्ण क्षारीय प्रकृति का होता है। पुनः भोजन यहाँ आते आते भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। भोजन इसके बाद जब आगे बढ़ता है यहाँ होता है पक्वाशय में भोजन जब पहुँचता है तो इनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो एमाइलेज होता है वो मंड का पाचन करता है, जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। पुनः इसके बाद जब भोजन हमारा और आगे की तरफ बढ़ता है, भोजन जाता है
पेनक्रियाज में, और यहाँ विभिन्न प्रकार के आतई द्रव्य स्रावित होते हैं। पेनक्रियाज में जब पहुँचता है, पेनक्रियाज अग्नाशय, अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाया जाता है बीटा सेल। यहाँ पेनक्रियाज में अग्नाशय में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा। जो बीटा सेल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। इसमें इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर यह जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाया जाता है, यह रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन का अगर श्रावण करना ये बंद कर दे तो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है, जो शुगर की मात्रा होती है, वह ब्लड में बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, और रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, जो हमारा इम्यूनिटी पावर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पुनः भोजन इसके बाद छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। छोटी आंत जो मनुष्य के शरीर में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे आहार नाल में सबसे बड़ा अंग है, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों कहा है? इसकी जो लंबाई होती है, यह 6.5 मीटर का लंबा होता है और 3 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर भी इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री का नाल है, आहार नाल है, 9 से 12 मीटर में 6.5 मीटर लंबा होता है और 3 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर भी इसको छोटी आंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका व्यास होता है वह छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। इसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। जो माल्टोज होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, डाइजेशन करता है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। जो लैक्टोज होता है वह गैलेक्टोज ग्लूकोज में इसका डाइजेशन करता है, यह तोड़ता है। पुनः इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पुनः पाचन होता है, और इसमें छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन धीरे धीरे जो इसमें ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं, इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो पोषक तत्व होता है धीरे धीरे ब्लड के माध्यम में चले जाते हैं। अर्थात कह लिया जाए तो भोजन जो पूर्ण रूप से पच जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथियों के माध्यम से इसका एब्जॉर्बेशन होता है। तो एक बात यहां और ध्यान देंगे कि जो भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण पूर्ण रूप से पचने के बाद भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पुनः जो इससे बचे हुए अवशेष और जो पदार्थ होते हैं पुनः बड़ी आंत की तरफ जाते हैं, और बड़ी आंत में जब भोजन जाता है, बड़ी आंत की जो टोटल लंबाई होती है यह लगभग 1 से 1.5 मीटर का लंबा होता है और 4 से 7 सेंटीमीटर मोटा होता है। बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो बड़ी आंत में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, केवल इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जिसे कहते हैं रेक्टम मलाशय। इसमें अधिक समय तक भोजन इकट्ठा रहता है। एक छोर में जो यहाँ आप देख पा रहे हैं रेक्टम या मलाशय, यहाँ भोजन अधिक समय इकट्ठा होता है। पुनः उसके अगली छोर में हम जाएंगे तो देखेंगे एक छोर में पाया जाता है वर्मीफोरम अपेंडिक्स, जिसे क्रीम रूपी परिशिष्टिका के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य के शरीर में, हमारे बॉडी में एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है यह शाकाहारी प्राणियों में सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। कभी कभी जब भोजन बाय द वे किसी भी प्रकार से भोजन का टुकड़ा वर्मीफोरम अपेंडिक्स में चला जाता है तो इसमें दोगुनी वृद्धि हो जाती है। दोगुनी वृद्धि होने के कारण यह बढ़ जाता है और तीव्र गति से दर्द उत्पन्न होता है, असहनीय दर्द होता है, जिसे अपेंडिक्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और धीरे धीरे भोजन बड़ी आंत में जल का अवशोषण होने के उपरांत धीरे धीरे एनस में जाता है, और एनस के बाद इसको डिफ्यूज कर दिया जाता है। जो मल होता है मल को त्याग दिया जाता है। तो आज हमने फ्रेंड्स देखा कि पाचन क्रिया किस तरह से मनुष्य शरीर में संपन्न होती है। पुनः अगला वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे।